देखिएगा, हमारा स्टडी नोट नंबर 4 जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा स्टडी नोट नंबर 4 जो कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को लेकर है। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं दैट इज जेड स्कोर मॉडल और 100% इन एग्जाम ये हमारे आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 8 से 10 नंबर का। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और हमारे पास 10 नंबर हमारी जेब में है। आइएगा क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, ये जो जेड स्कोर मॉडल है ये अल्टमन्स जेड स्कोर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अल्टमन्स जेड स्कोर मॉडल बेसिकली क्या बताता है, ये एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है जो इस बात को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है कि आने वाले 2 सालों में किसी भी एंटिटी या कंपनी के बैंकक्रप्ट होने का चांस है या नहीं है। यानी देखो ये क्या बोल रहा है कि जेड स्कोर मॉडल इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द चांसेस ऑफ बिजनेस गोइंग बैंकक्रप्ट इन द नेक्स्ट 2 years। इस बात को मेजरमेंट न्यूमेरिकल डेटा के साथ करने को ही हम क्या बोलते हैं, जेड स्कोर मॉडल बोलते हैं। This model was developed by the American finance professor Edward Altman in 1968 as a measure of financial stability of the companies। किसने बताया था ये? 1968 में एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, डेवलप किया था। This method is successful in predicting the status of फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन एनी फर्म। बेसिकली ये जो जेड स्कोर मॉडल है ये मदद करता है क्या प्रिडिक्ट करने में कि क्या किसी कंपनी में फाइनेंशियली डिस्ट्रेस यानी फाइनेंशियली वीक पोजीशन चल रही है क्या। अल्टमैन जेड स्कोर कैन हेल्प in measuring the financial health of a business organization by use of multiple balance sheet value and the corporate income। ठीक है, ये जो मॉडल है ये स्कोर जेड स्कोर मॉडल जो है वो कंपनी की मदद करता है ये देखने में कि क्या फाइनेंशियली आपकी हेल्थ कैसी है, क्या फाइनेंशियली आप स्ट्रेस में या डिस्ट्रेस सिचुएशन में चल रहे हो या आप फाइनेंशियली सेव पोजीशन में चल रहे हो। Altman selected 5 ratios which had been deemed as a best prediction of the corporate distress prediction। अब अल्टमैन ने अपने जेड स्कोर मॉडल के लिए 5 रेशो का सिलेक्शन किया और उन 5 रेशो के बेसिस पर उसने बोला कि आप इनको कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या फाइनेंशियली डिस्ट्रेस है। आइए, सबसे पहला रेशो इसने दिया वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट रेशो। रेशो 1। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ये उसने पहला रेशो दिया। देखिए, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट ऑफ अ कंपनी एंड इट्स करंट लायबिलिटी। इसने बोला कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो आप, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी से। The value of company's working capital determine the short term financial health। वर्किंग कैपिटल जो है ना वो किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है। व्हाट डज इट मीन, क्या आपकी शॉर्ट टर्म असेट
एबल हैं आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे ऑफ करने में। हमने क्या बोला, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी क्या हमारी जो शॉर्ट टर्म करंट असेट हैं, क्या वो हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने में हेल्पफुल है या नहीं है। A positive working capital means this company can meet its short-term financial obligations and still make funds available to the invest and grow. Now, अगर ये रेशो पॉजिटिव आती है, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव अगर आ रही है, इसका मतलब कि हमारे पास हमारी करंट लाइबिलिटी यानी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पूरा करने के बाद भी हमारे पास कुछ फंड बचेंगे और उन फंड्स को हम इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, हम कुछ और इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मींस दैट अ कंपनी विल स्ट्रगल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर आर इनएडिक्वेट द करंट असेट। और अगर ये रेशियो नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव आने का मतलब है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को भी पे करने में बहुत स्ट्रगल क्या कर रही है, महसूस कर रही है, क्योंकि उसके पास एडिक्वेट मात्रा में करंट असेट नहीं है। दूसरा रेशियो, रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। चलिएगा, रेशियो 2 क्या बताया, रेशियो 2 रिटेन्ड अर्निंग्स retained earnings divided by total assets। retained earnings divided by total assets दूसरा रेशियो है। देखिएगा, the retained earnings divided by total asset ratio shows the amount of retained earnings or losses of a company. If a company report low retained earning to asset ratio, it means financing its expenditure using the borrowed funds rather than funds from its retained earnings। समझिएगा, ये रेशो बेसिकली क्या बताता है कि रिटेन्ड अर्निंग ऑब्लिक टोटल असेट, मान लो अगर ये रेशो कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने अपने फंड अरेंजमेंट का मैक्सिमम पोर्शन बोरोड फंड से ले रखा है और इस वजह से कंपनी के पास बैंकक्रप्ट होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। अगर ये रेशो क्या आ रहा है, बहुत ही लो है, यानी आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो बहुत कम है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंकक्रप्सी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो, इसको अंडरलाइन कर लो कि आपने अपने एक्सपेंडिचर का जो फाइनेंस कर रखा है वो बोरोड फंड से कर रखा है रेदर देन फंड्स फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स। इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपनी गोइंग टू बैंकक्रप्ट। On the other hand, a high retained earning to total asset ratio shows that a company use its retained earning to fund the capital expenditure. It shows that the company achieved the profitability over the years and it does not need to rely on the borrowing। अब अगर ये रेशियो बहुत अच्छा आ रहा है, हाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ये आउट ऑफ द ओन फंड किया है, आउट ऑफ द अर्निंग्स या प्रॉफिटेबिलिटी में से किया है, तो इसका मतलब आप लगातार सालों में क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो यानी अगर आपका ये रेशियो बहुत हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, और इसका मतलब अब कंपनी को फंड्स के लिए कभी भी बोरोइंग्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रेशियो नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट, रेशियो नंबर 3 देखिएगा,
ठीक है, रेशो 3 बनाया गया ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय दिस इज अवर रेशो नंबर 3, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। देखिए बेसिकली ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी होता है कि एक कंपनी अपने ऑपरेशन के थ्रू जो उसका डे टू डे ऑपरेशन है या डे टू डे वर्किंग है उसकी वजह से क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ईबीआईटी ऑब्लिक टोटल असेट रेशियो डेमोन्स्ट्रेट कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट द इनफ रेवेन्यू टू स्टे द प्रॉफिटेबल एंड फंड ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड मेक द डेट पेमेंट। ठीक है, यानी ये ईबीआईटी आप कमा रहे हो थ्रू द ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को करने के लिए आपने पास जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो असेट में कर रखा है। तो ये रेशो ये बताता है कि क्या कंपनी जनरेट करने में एबल है, कि भाई वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और आसानी से अपने डेट का क्या कर पाएगी, रीपेमेंट कर पाएगी। रेशो नंबर 4, market value of equity divided by total liabilities। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। देखिए the market value, which is also known as market capitalization, is the value of company's equity. It is obtained by multiplying the number of outstanding shares into the current price. The market value of equity oblique total liability ratio shows degree to which company's market value would decline when it declares bankruptcy before the value of liability exceeds the value of asset on the balance sheet। अगर ये रेशो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का रेशो अगर हाई है तो इसका मतलब ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है। आप समझिए, मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 4 लाख, जबकि लाइबिलिटी का अमाउंट केवल 2 लाख है, तो ये रेशो 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो इक्विटी की वर्थ है ना वो 2 टाइम्स ऑफ अवर टोटल लाइबिलिटीज है। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स जो होंगे उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर के मन में, कि ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। देन रेशियो नंबर 5 है सेल्स अपॉन टोटल असेट। The sales to total asset ratio shows how efficiently the management uses the asset to generate the revenue। यानी आप अपनी असेट का यूटिलाइजेशन करके किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये रेशो ये बता रहा है। हाई सेल्स असेट रेशो ट्रांसलेट मींस मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू जनरेट द सेल्स which will increase the overall profitability of the company. In contrast, a lower or the falling sales of asset ratio means management will need to use more resources to generate the enough sales, which will reduce the company's profitability। यानी अगर ये रेशो हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशो ये बताएगा कि हमारा जो कंपनी है ना वो कम इन्वेस्टमेंट से हायर सेल्स को अचीव कर रही है, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में हैं। और अगर ये रेशो लो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट के पास सेल्स को जनरेट करने की असेट जो है वो इनफ नहीं है, तो आपको और फंड चाहिए ताकि आप अपनी रिसोर्सेस को ला सको और उस रिसोर्सेस से आप अपनी सेल्स को क्या कर सको, जनरेट कर सको।
तो इस तरह से ये 5 रेशो अल्टमेंस मॉडल में बताए गए। कौन कौन से? पहला रेशो था वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल असेट, दूसरा रेशो है रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल असेट, तीसरा रेशो है ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट, चौथा रेशो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी, और पांचवा है सेल्स अपॉन टोटल असेट। तो अब अगर हम जेड स्कोर मॉडल को लिखते हैं तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा जो फॉर्मूला जेड स्कोर मॉडल का दिया गया, ठीक है। हाँ जी, अब लास्ट वाले फैक्टर को कई जगहों पर 1.00x5 भी लिया गया है। अगर मैं बात करूं तो एज पर न्यू स्टडी मटेरियल 0.999x5 है, और ओल्ड स्टडी मटेरियल जो हमारा चल रहा है उसमें हम ये ले रहे हैं यूज में। तो जेड स्कोर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। जेड स्कोर इज इक्वल टू 1.20x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.60x4 प्लस 1x5, ये हमारे पास मॉडल है। जो x1 है वो रेशियो 1 को डिनोट करेगा, दैट मींस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट। x2 जो है वो रेशियो 2 को डिनोट करेगा, जिसका फॉर्मूला है रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। x3 जो है वो रेशियो 3 को डिनोट करेगा, जो है ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट। x4 जो है वो रेशियो 4 को बताएगा, जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। और जो x5 है वो रेशियो 5 को बताएगा, जो है सेल्स अपॉन टोटल असेट। तो ये 5 रेशियो पहले हमें निकालने पड़ेंगे, फिर हम इस जेड स्कोर मॉडल में रख देंगे 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.60x4 प्लस 1x5। इसमें आप इसको रख दोगे और z से आपके पास उस कंपनी का ओवरऑल स्कोर आ जाएगा या ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब जब हमने ये ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू निकाल ली तो हम इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि यानी हमने जो जेड स्कोर निकाला वो हमारी कंपनी को किस तरफ ले जा रहा है, क्या वो डिस्ट्रेस जोन में ले जा रहा है या हम सेफ जोन में है। तो आइएगा, अब इसके भी आपको दो बेस दिए गए। ओरिजिनली जो ओल्ड था ना वो तो ये था ओल्ड बेस, ध्यान से सुनना। अगर आपका जो जेड स्कोर है वो 0 से लेकर और 1.8 में बीच में आपका जेड स्कोर आता है, अगर यानी आपने फॉर्मूले से जेड स्कोर निकाला और वो जेड स्कोर यहां से यहां तक आया, तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियली बहुत पोजीशन खराब है और ये कंपनी डिस्ट्रेस जोन में चल रही है, ठीक है। अगर आपका जो रेशियो है वो ग्रे जोन में आ रहा है, इस जोन में आ रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रे जोन का मतलब है मॉडरेट चांस है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। मॉडरेट चांस कहां तक? 1.8 से 3 तक। मॉडरेट का मतलब है कि कुछ संभावनाएं हैं। यहां पर तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हो आप, बैंक्रप्सी के बिल्कुल नजदीक हो। यहां पर मॉडरेट यानी कुछ मीडियम संभावनाएं हैं कि आपकी कंपनी बैंक्रप्सी पर जा सकती है। लेकिन अगर आप 3 से ऊपर हो, यानी आपका जो जेड स्कोर का आंसर है वो 3 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सेफ जोन में हो। किसी भी प्रकार से कंपनी के ऊपर बैंक्रप्सी की कोई रिस्क अराइज नहीं हो रही है। तो जो एल्टमैन्स मॉडल था, उसने एक रेशो निकालकर 5 रेशो की सहायता से एक ओवरऑल कंपनी का इंडेक्स फैक्टर निकाला और इस हिसाब से बताया कि वो अगर 0 से लेकर 1.8 में है तो डिस्ट्रेस जोन है, 1.8 से 3 के बीच में है तो मॉडरेट जोन, यानी मॉडरेट संभावनाएं हैं कि कंपनी फेल हो जाएगी। और अगर 3 से ऊपर है तो आप सेफ साइड हो, यानी कंपनी के ऊपर दिवालिया होने या बैंक्रप्सी होने की कोई संभावना नहीं है। बट देखिए, नॉर्मली अगर हमारे पास रेशियो जो है ना वो 1.8 के नजदीक है, तो इन्वेस्टर जनरली अवॉइड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। क्यों? क्योंकि 1.8 के नजदीक होना ये बताता है कि कभी भी कंपनी की संभावना हो सकती है कि कंपनी बैंक्रप्सी में चली जाए। तो देखो, अब जो न्यू रूल्स आए, अकॉर्डिंगली ये हमारे पास एक न्यू बेस बना फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है? अगर Z स्कोर अबव 2.99 है तो आप सेफ जोन में हो, यानी फाइनेंशियली कंपनी सेफ है और हेल्थी है। तो आप फिर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप इसको याद करके जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका आंसर आप इस बेसिस पर दे पाए। ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है, यानी अगर Z स्कोर अबव 2.99 है तो फर्म फाइनेंशियली सेफ है और हेल्थी है। अगर 1.81 से 2.99 है तो कंपनी को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ग्रे जोन में है। यानी अलर्ट मोड में रहो कि कहीं कल को आप बैंक्रप्सी की तरफ तो ना चले जाओगे। और अगर आपका स्कोर लेस देन 1.81 है तो यू आर पक्का पक्का कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले 2 सालों में आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, क्योंकि आप यहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस जोन में चल रहे हैं। बताइए, क्या समझ में आ गया? ये आपका जेड स्कोर का इंटरप्रिटेशन होगा। क्लियर है बिल्कुल यहां तक की बात? अब बताइए, क्या जेड स्कोर मॉडल क्लियर हो गया? तो जेड स्कोर का बस फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेते हैं अपन, क्योंकि आपको बस वो फॉर्मूला याद करना है और कौन कौन से रेशो निकल रहे हैं आपको ये याद करना है। बताइए क्या है? 1.20x1 प्लस 1.40x2 प्लस 3.30x3 प्लस 0.60x4 प्लस 1x5। यही है क्या? चेक कर लो। देखो, 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3, पॉइंट x4 और दिस। तो ये आपके पास जेड स्कोर का क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा।
बताइए, क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है, तो चलिएगा अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं जेड स्कोर मॉडल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिसंबर 2019 के पेपर में हमारे पास है। देखिएगा, आप सभी अपने वर्कशीट में अपने नोट्स में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द बैलेंस शीट ऑफ वेदिशा लिमिटेड, a public listed large manufacturing company। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, उसकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट 18-19 से। ठीक है, नॉन करंट असेट्स दी हुई हैं, फिर करंट असेट्स दी हुई हैं, उसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, देन आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है, देन आपको करंट लाइबिलिटी दी हुई है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो नेट सेल्स है आपकी वो 3050 लैक्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका वो 585 लैक्स है, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी 16 रुपए चल रही है स्टॉक एक्सचेंज पर। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन डेवलप्ड बाय द Altman, you are required to calculate Z score of Vedisha Limited and comment on the financial condition of the company। चलिएगा, तो हमें क्या करना है, Z स्कोर मॉडल को लगाना है। ठीक है जी, आ जाओ, तो मैं यहां से लगाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पर। Z स्कोर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1.20x1 प्लस 1.40x2 प्लस 3.30x3 प्लस 0.60x4 प्लस 1x5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा Z स्कोर है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालने पड़ेंगे, x1 x2 ये सब निकालने हैं। तो चलिएगा, x1 क्या था हमारे पास, तो x1 था रेशो 1, जो था वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट। चलिएगा, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखिएगा, करंट असेट्स का टोटल आपको दे रखा है बैलेंस शीट में 1005 माइनस, अब हमें चाहिए करंट लाइबिलिटी का टोटल। आ जाइए पीछे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। करंट लाइबिलिटी का टोटल आपको दे रखा है 325,
लीजिए 1005 माइनस 325, 1005 माइनस 325, तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो तो आ गई 680। नाउ अब हमें चाहिए टोटल एसेट। तो आइए बैलेंस शीट में देखते हैं। तो देखिए नॉन करंट असेट तो है आपकी 1760 प्लस करंट असेट है 1005, तो टोटल असेट आ गई 2765। ये हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास पहला रेशो आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल 680 डिवाइडेड बाय 2765। ये लीजिएगा 680 डिवाइडेड बाय 2765, तो ये आ गया 0.246। ये हमारे पास पहला रेशो आ गया। नेक्स्ट, अब मुझे x2 की वैल्यू चाहिए। तो x2 का रेशो क्या था जल्दी से बताइए। रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। आइए रेशो निकाल देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है आपको, रिजर्व एंड सरप्लसेस दे रखे हैं 1250, यही हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। और डिवाइडेड बाय 2765, तो ये लीजिए 1250 डिवाइडेड बाय 2765, 0.452 आपका ये रेशो आ गया। ये लीजिए ये हमारे पास आ गया x2। नेक्स्ट, निकाल लिया ना सबने x1 और x2। आइएगा अब x3 है हमारे पास, EBIT अपॉन टोटल असेट्स। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो जल्दी से आइए क्वेश्चन में EBIT देखते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT दिया हुआ है 585। तो लीजिएगा हमारे पास रेशो आ गया 585 डिवाइडेड बाय 2765। ये लीजिए तो 585 डिवाइडेड बाय 2765, 0.212। x4। अब हमारा फोर्थ रेशियो वो क्या है, हमारा फोर्थ रेशियो क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। तो पहले मुझे ये सब निकालना पड़ेगा। तो लीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्विटी शेयर है, तो 50 हो गए, 10 रुपए का एक है, 50 इंटू मार्केट प्राइस है 16 रुपए। 16 रुपए आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज 16 रुपीज। तो 15 इंटू 60, टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके पास 800।
टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज में क्या आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो देखिएगा, आपको दे रखी है एक तो 690 तो आपकी नॉन करंट है और 325 करंट है। तो 690 और 325 जोड़ दीजिए, तो 690 और 325 1015 रेशो आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 1015। ये आ गया आपके पास 0.788। बताइए, क्लियर बिल्कुल। अब हमारे पास है X5, ठीक है। X5 रेशियो क्या है, सेल्स अपॉन टोटल असेट। आइए सेल्स बताइए कितनी है हमारे पास। 3050 की सेल्स दे रखी है, और डिवाइडेड बाय टोटल असेट थी 2765। 3050 डिवाइडेड बाय 2765, 1.103। ये लीजिए, ये हमारे पास पांचों रेशो आ गए। नाउ जेड स्कोर इज इक्वल टू 1.2 इंटू X1 कितना था, 0.246 प्लस 1.4 इंटू X2 कितना था, 0.452 प्लस 3.3 इंटू 0.212, 0.60788 प्लस 1 इंटू 1.103। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1.2 इंटू 0.246, ये आ गया 2952 प्लस 1.4 इंटू 0.452, ये आ गया 0.6328 प्लस 3.3 इंटू 0.212, 0.6996 प्लस 0.6 इंटू 0.788। ये लीजिए, जेड स्कोर का आंसर निकालिए, 0.7428, 1.036996 प्लस 3.2034। ये जेड स्कोर है, बताइए क्या कमेंट आ जाएगा। क्या ये 3 से ज्यादा है, बिल्कुल। तो हमने सारे रेशियो निकाले। अब अगर ये 3 से ज्यादा है तो लिख दीजिए, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू सिंस calculated value of
Z score 3.2034 is higher than 2.99, it can be strongly predicted that the company is a non-bankrupt company. चूंकि ये रेशो 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो कंपनी है वो क्या है, वो नॉन बैंकरप्ट कंपनी है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 और ये उसका कमेंट था आपका। आइएगा अब अपन थोड़ा सा एक जो पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ये जो मॉडल दिया गया था फिर इसको क्या किया गया, रिवाइज्ड किया अल्टमान ने 1983 में। तो अब आप पहले इस पॉइंट को लिखें इसका क्वेश्चन करने से पहले। कई बार हमारे एग्जाम में इस पर बेस्ड भी एक बार क्वेश्चन आया है, तो लिखें ये आपके पास नोट्स में नहीं है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो लिखिएगा रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल। रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल लिखें इन 1983 अल्टमैन डेवलप्ड a revised Altman developed a revised Z score model for privately held firms. For privately held firms, अंडरलाइन कर लेना प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स पर। तो जो अल्टमान थे उन्होंने अब अपना जो नया मॉडल निकाला वो मॉडल रिवाइज्ड किया किन लोगों के लिए, प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स में। कब रिवाइज्ड किया, 1983 में रिवाइज्ड किया। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने जो ओरिजिनल मॉडल उसने दिया था वो ओरिजिनल मॉडल उसने कौन सी फर्म के लिए दिया था, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए दिया था उसने। यानी ये जो मॉडल उसने दिया था वो किन के लिए दिया था, जो पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स थी उनके लिए दिया था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि कई कंपनियां ऐसी भी थीं जो कि अपने शेयर्स
या जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर रही थी, अपने शेयर्स कर रही थी, जबकि ओरिजिनल जो मॉडल था वो पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज पर था। ठीक है, तो अब इस मॉडल में क्या चेंज किया गया वो समझना। इन X4, इन X4 कॉमा बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये एक चेंज यहां पर किया गया, क्यों किया गया वो आप समझना। जो रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल था वो निकाला गया प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स के लिए, जबकि जो ओरिजिनल जेड स्कोर मॉडल था वो किसके लिए था, वो था पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो ओरिजिनल जेड स्कोर मॉडल is only applicable for publicly traded publicly traded entities। क्लियर हुई बात यहां पर। जो ओरिजिनल मॉडल था वो इसके लिए था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेसमेंट के आ जाने की वजह से, या जो फर्म ऐसी हैं जो कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट डीलर्स के द्वारा या ऑडिटर्स के द्वारा या फर्म खुद क्या कर लेती है, अगर मान लीजिए अपने द्वारा ही मनी अरेंज कर रही है, यानी वो प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स है, तो वहां पर एक नया जेड स्कोर मॉडल दिया गया जिसमें X4 में चेंज किया गया और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को सब्सटीट्यूट किया गया इन प्लेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। नाउ न्यू जेड स्कोर, न्यू जेड स्कोर मॉडल रेशियोज आर, न्यू जेड स्कोर मॉडल रेशियोज आर, X1 रेशियो रहेगा वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट, टोटल असेट्स। X2 का रेशियो रहेगा
retained earnings divided by total assets X3 रेशियो रहेगा आपका EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट EBIT divided by total asset. X4 ratio will be revised. इसको यहां कर देता हूं, मेरे पास लिखने की स्पेस है। देखो X1 क्लियर है बिल्कुल आपको। जो रिवाइज्ड मॉडल है उसमें X1 X2 X3, नाउ X4 चेंज होकर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। और X5 आपका रहेगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। ये रेशियो रहेंगे। और हेंस अब Z स्कोर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो Z बराबर 0.717 प्लस 0.847 प्लस 3.107 प्लस 420 प्लस 0.998 अब ये आपके पास रिवाइज्ड Z स्कोर का फॉर्मूला दिया गया। लिख लिया आपने। किसके लिए दिया गया, प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स के लिए रिवाइज्ड Z स्कोर मॉडल 1983 में दिया गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये जो रिवाइज्ड Z स्कोर मॉडल था इसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया गया, ध्यान से सुनना। अगर Z की वैल्यू 2.99 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंपनी सेफ जोन में है। सब आपको याद करने हैं बस, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा, ठीक है। अगर आपकी जो Z की वैल्यू है वो 1.23 से तो ज्यादा है लेकिन लेस देन है 2.9 से, तो ये ग्रे जोन में आ जाएगा। ग्रे जोन का मतलब मॉडरेट चांस ऑफ बैंक्रप्सी। और तीसरा, अगर आपकी Z की वैल्यू
लेस देन 1.23 है तो आप डिस्ट्रेस जोन में हो। ये लीजिए, ये आपका इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो बताइए, क्लियर है? बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने? आपके नोट्स में नहीं था, आप इसको लिखेंगे, रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल विच इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट हेल्ड कंपनीज। तो प्राइवेट हेल्ड कंपनीज के लिए आपको इस तरह से रूल को, इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्मूला आपका ये रहेगा, z इज इक्वल टू 0.717x1 प्लस 0.847x2 प्लस 3.107x3 प्लस 0.420x4 प्लस 0.998x5। बताइए, क्लियर है बिल्कुल कि 1983 में जो रिवाइज्ड आया उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? और अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना, ये है किसके लिए? प्राइवेटली हेल्ड। और जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज के लिए। तो आइए, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे किसका, जो रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल हमें दिया गया 1983 में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलेगा? यहां तक की बात आपको समझ आ गई सारी? तो अब हमारे पास एक और पॉइंट है इसमें, वो आप लिख लीजिए नोट डाल के। लिखो, नोट, इफ रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल, if revised z score model is applicable for, if revised z score model is applicable for public company, then in ratio x4 we must use market value of equity. In x4 we must use market value of equity in place of
बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये एक नोट आप इसमें डाल लेंगे। यानी इसका मतलब आप समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल 1983 को आपको अप्लाई करना है, तो आपको ये देखना है कि जिस क्वेश्चन में आपको ये रिवाइज्ड मॉडल अप्लाई करना है वो पब्लिक कंपनी का है या वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। ठीक है, रेशो का मतलब तो यही रहेगा, जो फॉर्मूला है जेड स्कोर का वो यही रहेगा। बस अंतर क्या है वो समझो, अगर ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी के लिए लगेगा तो यहां पर X4 में मार्केट वैल्यू की जगह में बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी लूंगा, और अगर ये पब्लिक कंपनी के लिए लगेगा तो मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का यूज करूंगा। तो आइए अब हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना आप। The following financial data related to the balance sheet of XYZ Limited for the financial year 17-18 has been extracted from the annual report। अब आपको बैलेंस शीट में सारा डेटा दिया हुआ है, टोटल नॉन करंट असेट, करंट असेट्स दी हुई है, फिर आपके पास इक्विटी दिया हुआ है, अदर इक्विटी यानी रिजर्व्स दिए हुए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। नेक्स्ट आगे पढ़िए। मार्केट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एज ऑन द बैलेंस शीट डेट वाज ₹870। यानी मार्केट प्राइस आपको दी हुई है 870। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दे रखा है 21640, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी इज 16.25%। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वो क्या पूछ रहा है सुनना। फ्रॉम द अबव डेटा अल्टमान मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन you are required to calculate Z score of XYZ Limited as per the revised Z score model 1983। आपको रिवाइज्ड जेड स्कोर मॉडल को अप्लाई करना है जो 1983 में आया, एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आइएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, जेड स्कोर से के लिए जो रिलेटेड 5 मॉडल्स हैं हमें वो अप्लाई करना है सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं X1। तो लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ 5 रेशियोज। X1 वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय, ये हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 3। तो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट वाले पेज पे करना था। मैं पीछे वाले इस पे कर लेता हूं। सॉल्यूशन 3
Calculation of 5 relevant ratios. Calculation of 5 relevant ratios. X1 है हमारे पास वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट. वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. जल्दी से देखते हैं करंट असेट्स का टोटल कितना है. 3 4 माइनस करंट लाइबिलिटीज का टोटल बताइए. 25046.37. बताइए वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई. 34431.86 माइनस 25046.37. 9385.49 टोटल असेट. तो टोटल असेट आपको दे रखी है. वन वन थ्री 943.28. So 9385.49 divided by 113943.28. 0.082. X2 बताइए. X2 का रेशो क्या था हमारा. Retained earnings divided by total asset. रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट आ जाइए. तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब हो गया रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस या अदर इक्विटी दे रखा है 60,976.14 डिवाइडेड बाय 113,943.28. ये दूसरा रेशो आ जाएगा. 60,976.14 डिवाइड बाय 113,943.28. 0.535. ये लीजिए X2 X3. EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट.
ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। देखिएगा तो ईबीआईटी आपको दे रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपके पास 21,460, सॉरी 21,640। तो ये आपके पास ईबीआईटी आ गया 21,640। ये तीसरा रेशो आ जाएगा 21,640 डिवाइड बाय 113,943.28, तो 0.190 आपके पास तीसरा रेशो आ गया। क्लियर बिल्कुल। एक्सको बताइए क्या ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेटली हेल्ड? तो कहीं भी नहीं लिखा है प्राइवेटली हेल्ड, तो मैं फोर्थ रेशो लगाऊंगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लो। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1146, तो आपके पास डिवाइड बाय 10 करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 1146.12 डिवाइड बाय 10, तो 114.612 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की मार्केट कीमत है 870 रुपए, तो ये आ गया 99,712.44। टोटल लाइबिलिटी बताइए, तो नॉन करंट लाइबिलिटी है 26,774.65 प्लस करंट लाइबिलिटी है 25,046.37। टोटल कर लीजिए 26,774.65 प्लस 25,046, 51821.0। ये फोर्थ रेशियो आ जाएगा 99,712.44 डिवाइड बाय 51,821.02, तो रेशियो आ गया 1.924। 1.92। नो X5 बताइए, X5 का रेशियो क्या था हमारे पास, सेल्स अपॉन टोटल असेट। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो अब हमें इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन में इसने आपको क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 16.25,
16.25%, यानी EBIT अपॉन सेल्स इंटू 100। EBIT कितना था? 21,640। तो सेल्स आ जाएगी 640, 0/16.25। तो सेल्स आ गई 133,169 133,169 डिवाइडेड बाय टोटल असेट कितनी निकाली थी आपने ऊपर? टोटल असेट थी हमारे पास 113,943, 113,943 पॉइंट। तो ये लीजिए, एक रेशो ये आ जाएगा आपके पास। ये आ गया 1.169। बताइए, क्लियर बिल्कुल? तो ये अब आपके पास 5 रेशियोस आ गए। बस अब आप जेड स्कोर का फॉर्मूला लगा दीजिए। हेंस जेड स्कोर बराबर 717x1 847x2 3.107x3 420x4 998x5। सॉल्व कर दीजिए। 0.717 इंटू x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 0.082 प्लस 0.847 इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी? 535 प्लस 3.107 इंटू x3 की वैल्यू है 0.190 प्लस 0.420 इंटू 1.924 99816। 0.717 इंटू 0.082 ये आ गया
0588 plus 0.847 into 0.535, that is 4531. फिर तीसरा है 3.107 into 0.190, 5903 plus 0.420 into 1.924, तो ये आएगा 0.8081 plus 0.998 into 1.169, that is टोटल निकाल 0.0588 plus 0.4531 plus 0.5903 plus 0.801 plus 1.167, 3.0773, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। लिख दीजिए कमेंट। तो z की वैल्यू किससे ज्यादा है? 2.99 से ज्यादा है, तो लिखें सिंस calculated value, that is 3.0773, is more than 2.99। था 2.99, एक बार देखो फर्स्ट पेज पर 2.99 बिल्कुल ठीक है। सो द फर्म इज in safe zone, that is non distressed, नॉन डिस्ट्रेस्ड। ये लीजिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिसंबर 2018 के एग्जाम में था, जो कि रिवाइज्ड मॉडल पर बेस्ड था। क्लियर है बिल्कुल।